हेलो स्टूडेंट्स, पिछले टर्म पे हमने आपको आरएसी में एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में बताया था और एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में रिवर्स कार्नोट साइकिल के बारे में बताया और हमने ये भी बताया था कि रिवर्स कार्नोट साइकिल की जो सीओपी होती है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है और बहुत कम वैल्यू सीओपी की होने की वजह से आज के समय में हम उसका यूज नहीं करते। तो अगर हम रिवर्स कार्नोट साइकिल पर बेस्ड रेफ्रिजरेटर का यूज नहीं करते हैं तो किस तरह के रेफ्रिजरेटर का यूज करते हैं उसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो आपका जो रिवर्स कार्नोट साइकिल पर बेस्ड रेफ्रिजरेटर होता है उसमें जो भी कमियां थी उन कमियों को दूर करने के बाद जो हमारा दूसरा रेफ्रिजरेटर बनाया गया उस दूसरे रेफ्रिजरेटर को हम बेल कोलिमैन या उल्टा ब्रैटन या हम जूल चक्र बोलते हैं, यानी बेल कोलिमैन और रिवर्स ब्रैटन और जूल साइकिल रेफ्रिजरेटर बोलते हैं। और इस रेफ्रिजरेटर की खास बात क्या है, ये जो रेफ्रिजरेटर है ये रिवर्स कार्नोट साइकिल पर बेस्ड रेफ्रिजरेटर को मॉडिफाई करके बनाया गया है और इस रेफ्रिजरेटर का जो हम यूज करते हैं वो जनरली जो आपके हैं पानी के जो जहाज होते हैं उस पानी के जहाज में रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। और इसमें जो आपका वर्किंग सब्सटेंस होता है यानी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए जिस सब्सटेंस का हम यूज करते हैं वो आपका एयर होता है। बेल कोलिमैन साइकिल पर बेस्ड जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उसके जो एलिमेंट होते हैं वो 4 एलिमेंट हैं। पहला आपका है संपीडक जिसको हम कंप्रेसर बोलते हैं, दूसरा आपका कूलर, तीसरा आपका प्रसारक जिसको हम एक्सपेंशन डिवाइस बोलते हैं और चौथा आपका रेफ्रिजरेटर है। इन चारों कंपोनेंट को मिलाकर जो बेल कोलिमैन रेफ्रिजरेटर बनाएगा उसको हम डायग्राम से यहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये आपका बेल कोलिमैन रेफ्रिजरेटर का डायग्राम है। तो इसका वर्किंग फंक्शन कैसे होता है उसको हम बताएंगे। यहां पर सबसे पहले जो आपकी एयर इस कंप्रेसर में इंटर करती है तो जितने टेम्परेचर पर भी एयर इस कंप्रेसर के अंदर इंटर करेगी उस एयर को इस कंप्रेसर के अंदर आइसेंट्रोपिकली कंप्रेस्ड करते हैं, यानी बिना हीट के लेन देन के हम जो आपका पहला प्रोसेस है आइसेंट्रोपिक संपीड़न प्रक्रम है, यानी बिना हीट को लिए दिए हम क्या करते हैं यहां पर एयर को कंप्रेस करते हैं और जब कंप्रेस करेंगे तो उसका क्या होगा, आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा और प्रेशर की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो अगर हम इस प्रोसेस 1 से 2 जो कंप्रेसर के अंदर हो रहा है यानी यहां पर एयर को हम आइसेंट्रोपिकली कंप्रेस कर रहे हैं उसको इस प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर एंथैल्पी डायग्राम में रिप्रेजेंट करें तो यहां पर प्रोसेस 1 से 2 यानी हम एयर को कंप्रेसर के अंदर कंप्रेस कर रहे हैं तो वॉल्यूम जो होगा वॉल्यूम V1 से घटकर V2 हो जाएगा और प्रेशर जो होगा इसके करस्पॉन्डिंग P1 से बढ़कर आपका P2 पे हो जाएगा और टेम्परेचर जो है टेम्परेचर T1 से बढ़कर T2 हो जाएगा। और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हमने पिछले टर्म में बताया था कि आपका जो एंट्रोपी होता है वो कांस्टेंट रहता है, यानी 1 से 2 आपकी एंट्रोपी कांस्टेंट है। इसके बाद इस कंप्रेसर से निकलने वाली एयर मतलब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की जब एयर इस कूलर के अंदर आएगी तो कूलर के अंदर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की एयर को कांस्टेंट प्रेशर पर कूल करते हैं, यानी कांस्टेंट प्रेशर पर कूल करेंगे तो आपका जो प्रक्रम होगा स्थिर दाब शीतलन प्रक्रम जिसको बोलते हैं, कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग प्रोसेस। तो जब इसको हम कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग प्रोसेस करते हैं तो यहां पर जो आपका एयर है उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है
और एंट्रोपी की वैल्यू चेंज हो जाती है, जिसको हम यहां पर 2 से 3 में दिखा रहे हैं। 2 से 3 में आपका प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम आपका 2 से 3 में डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि अगर किसी भी हम हॉट एयर को कांस्टेंट प्रेशर पे जब कूल करते हैं तो उस एयर का वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है और पास पास आ जाता है। अब अगर हम 2 से 3 में एंट्रोपी की बात करें तो एंट्रोपी आपकी चेंज होती है और टेम्परेचर आपका T2 से डिक्रीज होकर T3 पे आ जाता है। अब ये कांस्टेंट प्रेशर की जो कूल एयर है, इसके बाद हम इसको एक्सपेंशन डिवाइस यानी एक्सपेंडर में भेजते हैं। तो एक्सपेंडर में क्या होता है, इस कूल एयर को हम एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करेंगे तो उसका टेम्परेचर और भी ज्यादा डाउन हो जाएगा और प्रेशर क्या होगा, प्रेशर भी डिक्रीज होगा और वॉल्यूम इंक्रीज होगा। यहां पर जो एक्सपेंशन होता है वो भी आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है, यानी ना तो हीट का लेन होता है ना तो हीट का मतलब लिया जाता ना दिया जाता है। तो अगर हीट लिया दिया नहीं जाएगा तो यहां पर यहां से आने वाली कूल एयर का टेम्परेचर और भी ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, जिसको हम प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम में 3 to 4 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है, यहां पर आपका प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, वॉल्यूम की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस है तो एंट्रोपी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी और टेम्परेचर T3 से आपका T4 हो जाएगा। अब ये लो टेम्परेचर की कूल्ड एयर जब रेफ्रिजरेटर के अंदर जाती है, यानी रेफ्रिजरेटर वो स्पेस होता है जहां पर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करना होता है। यानी हम पहले बताए हैं कि पानी की जहाज में इसका यूज करते हैं, पानी की जहाज में जहां पर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करना होगा उस जगह पर ये कूल्ड एयर जाएगी। कूल्ड एयर यहाँ के हीट को एब्जॉर्ब करके फिर यहां से बाहर निकल जाएगी। यानी यहां पर ये आपका जो प्रोसेस हो रहा है स्थिर दाब प्रसारण प्रक्रम यानी कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा है। प्रेशर की वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन जब कूल्ड एयर हीट को एब्जॉर्ब करेगी तो गर्म होगी और उसका एक्सपेंशन होगा। तो जिसको हम प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पर 4 से 1 पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रेशर कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, उसका एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम 4 से बढ़कर V4 से बढ़कर V1 हो जा रहा है और टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर T4 से फिर से बढ़कर T1 हो जा रहा है। इस तरीके से ये आपका बेल कोलिमन साइकिल एक पूरा साइकिल कंप्लीट होता है और यही प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है और आपकी जो कूलिंग इफेक्ट है पानी की जहाज के अंदर वो होता रहता है। अब हम अगर इस प्रोसेस के COP यानी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात करें तो COP का हमने फार्मूला आपको बताया ही है कि COP इक्वल टू होता है एब्जॉर्ब्ड हीट अपॉन वर्क डन। तो हीट का एब्जॉर्प्शन हो कहां रहा है, इस जगह पर हो रहा है और ये हीट का एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। तो अगर कहीं कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एब्जॉर्ब होता है तो हमने 12th क्लास में फार्मूला पढ़ा है हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर Q इक्वल टू mCp डेल्टा T। तो यहाँ पे m की वैल्यू अगर हम 1 ले लें तो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू Cp डेल्टा T। तो Cp ये हीट एब्जॉर्ब की वैल्यू जो है Q421 इक्वल टू Cp, चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर T1 है और इनिशियल T4 है तो T1 माइनस T4 हो जाएगा। ये एब्जॉर्ब हीट की वैल्यू है। और वर्क डन का जो फार्मूला होता है वर्क डन इक्वल टू निष्कासित हीट माइनस अवशोषित हीट। तो यहां पर हीट अवशोषित हो रहा है और यहां पर हीट निष्कासित हो रहा है। हीट का निष्कासन या अवशोषण जहां पर हो रहा है दोनों केस में प्रोसेस आपका कांस्टेंट प्रेशर है। तो यहां पर कांस्टेंट प्रेशर पर हीट निष्कासित किया जा रहा है और यहां पर कांस्टेंट प्रेशर पर हीट अवशोषित किया जा रहा है। तो वर्क डन की वैल्यू जो होगी यहां से निष्कासित हीट माइनस यहां से अवशोषित हीट। तो यहां से आपका वर्क डन निष्कासित हीट माइनस अवशोषित हीट, तो निष्कासित आपका इनिशियल टेम्परेचर ये है, फाइनल टेम्परेचर ये है। तो Q निष्कासित इक्वल टू हो जाएगा Cp T3 माइनस T2। ये आपका हो गया अवशोषित Cp T1 माइनस T4। अब COP इक्वल टू फार्मूला भी मैंने बताया हीट एब्जॉर्ब माइनस वर्क डन। हीट एब्जॉर्ब आपका ये है, वर्क डन ये है, ये दोनों वैल्यू यहां पुट करेंगे, Cp Cp कैंसिल। फाइनली आपका COP का फार्मूला आ जाएगा
T1 माइनस T4 अपॉन T3 माइनस T2 फर्स्ट ब्रैकेट माइनस T1 माइनस T4 सेकेंड ब्रैकेट। अब इस COP की जो वैल्यू है इसको और एक्सपेंड करने के लिए और डिटेल में कैलकुलेट करने के लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे।